राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। अब आगे इधर दूसरी तरफ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है और लाइक कीजिए जिससे कि एपिसोड वायरल हो, और बेल आइकन दबाइए जिससे कि जैसी एपिसोड डले आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अनाथालय में इस वक्त वहाँ अंतरा को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। अब राकेश जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें परेशान होकर कहा, मुझे अब पुलिस को बुलाना होगा क्योंकि अब पुलिस ही अंतरा को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर प्रतिमा जी ने रोते हुए कहा, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? प्लीज़ जल्दी से फ़ोन कीजिए पुलिस को। मुझे डर लग रहा है, वो अभी बहुत छोटी है। मुझे तो इस बात का डर सता रहा है कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सुनते ही राकेश जी का भी चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। ये सुनकर प्रतिमा जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप भूल गए एक हफ्ते पहले कौन सा कांड हुआ था आपने दूसरे अनाथालय की लड़की के साथ? उस बेचारी की उम्र भी अंतरा के बराबर जितनी ही थी। उसे उन दरिंदों ने कितने बुरे तरीके से उसका रेप किया था। ये कहते कहते वो एकदम रुक गई, उनका भी चेहरा पीला पड़ गया। तभी लीना ने गुस्से से कहा, पहली बात तो जब बच्चों को अनाथ आश्रम से बाहर निकालना अलाउड नहीं है तो वो लड़की कैसे चली गई? अब उसकी वजह से पूरा अनाथ आश्रम परेशान हो रहा है। तभी तृष्णा ने भी डरते हुए कहा, मैंने वो अंतरा से कहा था कि वो गार्डन में खेलने के बाद सीधे घर आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, अब तो वो खो गई। ये सुनकर प्रतिमा जी ने डरते हुए कहा, आखिरी वक्त में मैंने भी उसे गार्डन में ही खेलते हुए देखा था। मैंने खुद भी उसे कहा था कि वो खेलने के बाद वापस घर आ जाए, लेकिन शायद वो घर से बाहर निकल गई। वो तो अभी यहाँ के रास्ते भी नहीं पहचानती। मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर तभी कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने आते ही अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने सभी से पूछा, क्या आप सबको पता है कि आखिरी वक्त से मैं अंतरा कहाँ थी? ये सुनकर राकेश जी ने तुरंत कहा, वो हमारे ही अनाथ आश्रम के गार्डन में खेल रही थी और फिर उसके बाद से वो कहाँ चली गई हमें कुछ पता नहीं है। इसके जवाब में पुलिस ने आसपास देखते हुए कहा, क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी कैमरे का नाम सुनकर राकेश जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, एक्चुअली हमारा सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो खराब हो गया था, इसलिए हमने उसे इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर ठीक होने के लिए भेज दिया था। पर अफसोस अभी हम सीसीटीवी कैमरे की मदद भी नहीं ले सकते। ये सुनकर अब पुलिस वाला कुछ सोचने लगा, फिर बोला, कोई बात नहीं, आप हमें उनकी फोटोग्राफ हो या उनका लुक अपीयरेंस बता दीजिए, हम आसपास के एरिया में इसके बारे में पता लगाते हैं और फिक्र मत कीजिए, बच्ची जल्दी मिल जाएगी। ये सुनकर प्रतिमा जी ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसने पुलिस ने अंतरा की फ़ोटो दी, जिसे लेने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। लेकिन इधर प्रतिमा जी ने घबरा कर कहा, पता नहीं इस किसी हालत में होगी मेरी अंतरा। पहले से ही सब उसे इतना बुरा भला कह रहे थे और आखिर में सबकी बदवा से मेरी बच्ची को ही लग गई। ये सुनकर लीला ने चिढ़कर कहा, दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए, इस तरह ताने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही प्रतिमा ने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम ही तो हो जिसने बेचारी अंतरा के नाक में दम कर रखा था। वह छोटी सी बच्ची को तुम जीने नहीं दे रही थी, हर वक्त उसे बातें सुनाना। जिस माँ बाप ने उसे बचपन में ही उसे अनाथ आश्रम में पटक दिया था, तुम उसके बारे में ही उसे ताने मारती थी, जिसे वो आज तक ना जानती और ना उससे कभी देखे है। तो वो हम सबको ही अपना परिवार समझती है, लेकिन तुमने कभी उसे अपना नहीं समझा। ये सब सुनकर लीना बोली, मुझे लगता है पुलिस अपना काम करेगी, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा आसपास ही होगी, पुलिस बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेगी। ये सुनकर प्रतिमा जी मंदिर की तरफ जाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी अंतरा जल्दी वापस चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी
कि वो मुझे मेरे अंतरा को दे दे। ये कहकर वो चली गई। तो वहीं राकेश जी भी अब किसी सच सोच में डूब गए। इधर दूसरी तरफ अब रॉय पैलेस में सभी घर वापस आ चुके थे और इस वक्त विवेक और सुरेखा जी सोफे पे बैठे हुए थे और आपस में अनाथालय के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां पर रोली की आई और सभी से बोली, डिनर सर्व हो चुका है, प्लीज चलकर सभी डिनर कर लीजिए। वहाँ सोफे पे बैठे विशाल जी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। वो अपनी जगह से उठते बोले, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो जाने लगे तो रोली जी ने उन्हें रोकते हुए हिचकिचा कर कहा, विशाल जी, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया, प्लीज़ खा लीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि दानिश कल से पहले यहाँ आने वाला है। ये सुनकर विशाल ने गुस्से से ने कहा, मुझे पहले इसके बारे में पता है और मैंने उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम दिया है जिसे करने के लिए वो यहाँ से दूर है। ये सुनते ही रोली जी ने ना समझी में कहा, ऐसा कौन सा काम दिया आपने उसे? और ध्रुव भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आपने उसे भी यहाँ से भेज दिया? इसके जवाब में विशाल जी ने कहा, रोली, तुम्हें पता है ना कि हमारा ओबरॉय एम्पायर कितना बड़ा है और इस बड़े से एम्पायर में कितने सारे दुश्मन हैं, और अगर हम अभी से ही अपने बच्चों को इस काबिल नहीं बनाएंगे तो वो आगे चलकर हमारे इस एम्पायर को नहीं संभाल पाएंगे। इस घर के 2 अब बड़े बेटे जवान हो रहे हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि एक बाप होने के नाते मैं उन्हें कंधे पर अभी से जिम्मेदारियां डालूं। ये सुनते ही रोली जी ने नाराजगी से कहा, लेकिन अभी दानिश की उम्र ही नहीं हुई है, आप उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डालें। वो अभी फिर से छोटा है, बेशक से ध्रुव बड़ा हो रहा है। लेकिन तभी बीच में ही विशाल जी ने गुस्से से उनकी बात काटते बोला, रोली, मुझे पता है अपने दोनों बेटों के साथ क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनते ही रोली चुप हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे पता है आप दानिश के बारे में कुछ भी किसी के मुंह से नहीं सुन सकते, लेकिन दानिश अभी भी वाकई छोटा है। आप इतनी कम उम्र में उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां मत डालिए, क्योंकि वो बहुत वक्त से हम सबसे दूर रह रहा है। अगर वो और भी ज़्यादा हम सबसे दूर रहेगा तो आगे चलकर वो पत्थर दिल बन जाएगा। वो हम सब पर कोई ध्यान नहीं देगा और कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर वो आपको भी। अभी रोली अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विशाल जी ने चिल्लाते हुए कहा, अब अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। घर की बहू हो तो सिर्फ बहू बनकर रहो, मर्दों को सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो चूड़ियाँ अपने हाथों में डालिए सिर्फ इस हद तक रहो। दानिश मर्द है और आगे चलकर वो मर्द बनेगा, उसे तुम अपने पल्लू में बांध कर नहीं रख सकती, समझी तुम? विशाल के चिल्लाने से रोली की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। विवेक और सुरेखा ने सब कुछ बस चुपचाप देख रहे थे। विशाल गुस्से से वहां से जाने लगे, लेकिन तभी विवेक ने उसे रोकते हुए पूछा और कहा, विशाल, मुझे पता है कि तुमने रोली को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर वक्त उस बेचारी को इस तरह नीचा दिखाते रहोगे। वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे 3 बच्चों की माँ है, तुम्हें इस तरह उसके साथ नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में विशाल ने गुस्से के साथ कहा, मैंने इसे जो मांगा था उसने वो नहीं दिया, फिर किस हक से ये मुझसे बात करती है? आप सब ने सिर्फ मेरी शादी इससे बिजनेस के समझौते पर के तौर पे करवाया था। इससे ज़्यादा मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिए। ये कहकर वो वहाँ से सीधे स्टडी रूम की तरफ निकल गए। तो वही विवेक और सुरेखा एक बार फिर से खामोश हो गए। तभी सुरेखा ने नाराज़गी के साथ कहा, बस इन्हीं वजह से आज मेरा सालगिरह मनाने का दिल नहीं हुआ और न ही मैं अब कुछ भी मनाऊंगी। इस तरह बच्चों में लड़ाइयाँ देखकर मुझे तकलीफ होती है। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर विवेक ये सब बस खामोशी से देख रहे थे। तभी उन्हें गहरी सांस ली और अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालते वो सोफे पर बैठ गए और किसी के पास कॉल डायल किया। कुछ ही देर में उधर से कॉल पिक हुआ। उधर से आवाज़ आई, जी बड़े मालिक, बताइए क्या बात है? उधर से विवेक जी ने कुछ सोचते हुए कहा, दानिश कहाँ है? क्या कर रहा है वो इस वक्त? उधर से रोहित की आवाज़ आई, वो इस वक्त शावर ले रहे हैं,
क्या आपको कुछ काम था? अगर कुछ काम है तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा सकता हूँ। विवेक जी ने गहरी सांस लेकर कहा। नहीं, जब वो शॉवर ले चुके तब उसे कहना कि वो खुद मेरे पास कॉल करे। ये सुनकर रोहित ने कहा, जैसा आप कहें। विवेक ने अपना फ़ोन कट कर दिया और खुद से बोले, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अभी से दानिश जिस तरह इस घर से दूर रह रहा है, आगे चलकर हम सबके लिए भी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि दानिश ध्रुव या दृश्यम से के जैसा नहीं है। वो उन दोनों से बहुत अलग है। इसी उम्र में उसे मुझे ही संभालना होगा। इधर दूसरी तरफ एक आलीशान से झील के किनारे बने प्राइवेट विला में रात के वक्त चारों तरफ लाइटिंग से वो विला जगमगा रहा था। उस विला के बैकयार्ड में बने एक क्वार्टर में इस वक्त डॉक्टर मौजूद थे, जिसके साथ नमन था, और वो बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी अंतरा को एकटक देख रहा था। तभी डॉक्टर ने अंतरा का चेकअप किया और नमन ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, कैसी है ये बच्ची? ये कब तक होश में आएगी? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, अचानक से काफ़ी ज़्यादा डर जाने की वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन अगले आधे घंटे में से होश आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसे वापस से सुला दें, क्योंकि अभी जब मैं इसका चेकअप कर रहा था तो इसके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल इंजरी हैं और ये मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे लगता है इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जिस उम्र में ये लड़की है उस उम्र में उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर ये बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। ये सुनते ही नमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी डॉक्टर, जैसा आपका कहें। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद नमन ने गहरी सांस ली और वो अंतरा के पास बैठकर अंतरा को प्यार से देखने लगे। इस वक्त वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो कचरे से उठाई हुई डॉल थी। वो काफ़ी गंदी थी। उस डॉल को जब नमन ने देखा तो उसमें से उसे बदबू भी आ रही थी, जिसे देखकर नमन ने दूसरे ही पल उस डॉल को अंतरा से दूर कर दिया। वो उसे देखकर प्यार से बोला, ये बच्ची कितनी प्यारी है, भला भगवान इसे ऐसे दुख क्यों दे रहा है? अभी तक मुझे ये भी पता नहीं चला कि ये कहाँ से आई है। देखने में ये मुझे बहुत करीब लग रही है, कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं है? ये सोचते हुए अचानक से नमन की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने दूसरी पल कहा, मुझे लगता है ये भगवान का कोई इशारा है, क्योंकि अचानक से इस बच्ची का मेरी ज़िंदगी में आना कुछ तो अलग है। इतने सालों से मैं अकेला हूँ और अब ये बच्ची मेरे बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने के लिए आई है। लेकिन इससे पहले मुझे इसे फैमिली के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अगर इसका परिवार हुआ तो ये मुझसे दूर हो जाएगी और पता नहीं क्यों पर इससे मुझे एक अलग लगाव महसूस हो रहा है। मुझे इससे दूर जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी वो ये सब कुछ अंतरा के लिए कह ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने तुरंत अंतरा से दूर हुए और बाहर की तरफ निकल गए। बाहर रोहित खड़ा था। रोहित को देखते ही नमन ने सीरियस होकर कहा, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? रोहित ने जवाब दिया, विशाल सर और बड़े मालिक दोनों का फ़ोन आ चुका है। मुझे लगता है कुछ तो हो रहा है, और अगर हमने दानिश सर को इसके बारे में नहीं बताया तो हमें ही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके जवाब में नभम ने कहा, तो फिर तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? यह सुनते ही रोहित ने कहा, आपको पता है ना कि दानिश सर मुझसे ज़्यादा आपकी बात सुनते हैं, इसलिए जो भी बात हो आप ही उनसे जाकर बताइए। मुझे तो उनके गुस्से से ही डर लगता है। यह सुनकर नमन ने फिर सीरियस होते हुए कहा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया? वो इस वक्त कहाँ है? रोहित ने जवाब दिया, वो शॉवर ले रहे हैं और मैंने उनका काम भी पूरा कर दिया है। कल सुबह विशाल सर यहाँ आएंगे और हमने उसे इस रूम के दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है। ये सुनते ही नमन ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है ना कि यहाँ इस वक्त एक छोटी बच्ची है? तुम उस जानवर को वहाँ कैसे रख सकते हो? अगर इससे उस बच्ची को कोई तकलीफ हुई तो? ये सुनते ही रोहित ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, अभी बच्ची वो सो रही है और रात भी काफ़ी हो गई है। कल सुबह जब तक वो जागेगी तब तक दानिश और विशाल सर उसका काम खत्म कर देंगे। ये सुनकर नमन ने फिर गहरी सांस ली और सीधे वहाँ से विला के अंदर बढ़ गए। आखिर क्या होने वाला है आगे?
चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड फिनिश बात होता है लेकिन एड पहले आ जाते हैं। अगली सुबह प्राइवेट विला। इस प्राइवेट विला के बाहर एक कार आकर रुकी। इस कार में से विशाल बाहर निकले और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर हॉल में पहुंचते उन्हें गिटार की धुन सुनाई दी। वो धुन काफी अजीब थी, जिसे सुनकर विशाल ने कहा, दानिश कहाँ हो तुम? ये कहते वो सीधे उसे गिटार की धुन की तरफ बढ़ गए। वो सीधे 3rd फ्लोर पर पहुंचे। 3rd फ्लोर पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट रूम था और उस इंस्ट्रूमेंट रूम से इस वक्त गिटार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विशाल सीधे उस कमरे के अंदर दाखिल हुए और उस वक्त वो गिटार बजना बंद हो गया। विशाल अपनी जगह खड़े होकर अंधेरे में चारों तरफ देखकर बोले, दानिश बेटा, कब तक ऐसे अंधेरे में रहोगे? रोशनी में आओ और दुनिया देखो। दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वहाँ की एक डिम लाइट ऑन हुई और विशाल की नज़र उस डिम लाइट के बीचों बीच बैठे दानिश पर पड़ गई। दानिश के हाथ में इस वक्त गिटार था और वो अपनी आंखें बंद किए उस पर अब बेहद धीमी मगर बहुत ही अजीब धुन बजा रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। विशाल उसे देखकर वापस से बोले, दानिश बेटा, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारा ऊपर जो हमला हुआ था, मैंने सुना है तुमने खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और तुमने उसे पकड़ भी लिया है, लेकिन तुम उसे खुद से सजा मत दो। मैं उस घटिया इंसान को अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसे मिलने दोगे? ये सुनकर अब दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो गिटार को साइड में रखते हुए विशाल की तरफ बढ़ते हुए बोले, डैड, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुनकर विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। उसकी कोई औकात नहीं है मेरे बेटे के ऊपर हमला करवाने की। और आखिर वो है कौन? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। दानिश रूम से बाहर निकलते बोला, आपको जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर विशाल ने दानिश के वापस समझाते हुए कहा, दानिश, तुम मेरी बात नहीं समझो बेटा। तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो और अगर डैड को इसके बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उस इंसान को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही दानिश ने कदम रुक गए और वो गुस्से से विशाल की तरफ देखकर बोले, मेरे माइंडसेट को मेरे उम्र से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सुनते ही विशाल चुप हो गए और वही दानिश वहाँ से सीधे नीचे चला गया। विशाल उसके पीछे पीछे आते हुए फिर से बोले, सॉरी बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि अगर डैड को उसके बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे और तुम अपनी माँ को तो अच्छे से जानते हो। हम दोनों के बीच वैसे ही सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है और अगर उन्हें पता चला कि तुमने कितनी खतरनाक इंसान को अपने हाथों से मारा तो दिक्कत हो जाएगी। दानिश एक बार फिर से रुक गया और वो सख्त आवाज़ में बोला, उसने मुझ पर हमला करवाया था। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका अच्छे से इलाज करूं। अगर आपके ऊपर हमले होंगे तो आप उसे हैंडल करेंगे, लेकिन मेरे मैटर में इंटरफेयर मत कीजिएगा। ये कहकर वो सीधे बैकयार्ड की तरफ निकल गया। उसे बैकयार्ड की तरफ जाते देख विशाल ने खुद से कहा, ये लड़का बहुत ज़िद्दी है, ये इतनी आसानी से मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन मुझे इसकी सेफ्टी की भी बहुत चिंता है। वो जानवर इंसान है, वो इसे वापस से मारने की कोशिश करेगा। मैं अपने बेटे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे उसके पीछे जाना होगा। ये सब सोचते हुए विशाल जी दानिश के पीछे पीछे बैकयार्ड की तरफ बढ़ गए। बैकयार्ड के करीब जब दानिश पहुंचा तो वहाँ पहले ही नमन और रोहित खड़े थे। नमन और रोहित ने जैसे ही दानिश और विशाल को देखा, उन दोनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। दानिश ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन विशाल ने गुस्से के साथ कहा, तुम दोनों ने यहाँ गार्ड्स क्यों नहीं लगाए हैं? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो या फिर तुम दोनों मेरे बेटे को मारना चाहते हो? ये सुनते ही नमन ने तुरंत कहा, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि हमने तो यहाँ गार्ड्स लगाए हुए थे, पर दानिश सर ने यहाँ सभी गार्ड्स को भेज दिया। वो अकेले उसे हैंडल करना चाहते हैं। ये सुनते ही विशाल गुस्से से भड़कते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने उसकी उम्र देखी है? वो इतने जालिम और घटिया इंसान
वो अकेले उसे हैंडल करेगा? जाओ, जाकर गार्ड लेकर आओ। ये सुनकर नमन हिचकिचाते हुए दानिश को देखने लगा। तभी दानिश ने बिना किसी भाव से कहा, डैड, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही विशाल की बुआएं आपस में चढ़ गई। उसने कहा, दानिश, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम्हें घर वापस लेकर जाऊँगा, क्योंकि घर में सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, डैड, आई सेड लीव मी। मुझे अभी आपकी कोई बात नहीं सुनी। उसके इस तरह कहने से विशाल अब गुस्से में कांपने लगे और अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोले, रोहित, नमन, तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि तुम दोनों मेरे बेटे का ख्याल रखो। अगर इसे गलती से भी एक खरोच आई तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर रोहित और नमन दोनों ने ही अब जल्दबाजी के साथ अपना सिर हिला दिया। विशाल वहां से एक नज़र दानिश को देखकर निकल गया। उसके जाने के बाद नमन आते आते बोला, अंदर सब तैयारी हो चुकी है। वो काफ़ी देर से चिल्ला रहा है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए वो चुप हो गया है। शायद 2 दिन से खाना पानी ना मिलने की वजह से उसके अंदर अब ताकत नहीं है। दानिश गुस्से से बैकयार्ड की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब उसे मरना है और ये बात उसे भी पता चल चुकी है, इसलिए उसे स्ट्रगल करना बंद कर दिया है। ये सुनकर रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दानिश सीधे उस बैकयार्ड के अंदर बढ़ गया। उनके जाते ही रोहित ने नमन को घूरते हुए कहा, नमन, वो लड़की कहाँ है जिसे तुम कल रात अपने साथ लेकर आए थे? उसके जवाब में नमन ने कहा, वो कमरे में सो रही होगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं कमरे में नहीं गया। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे डिस्टर्ब करूँ। वैसे भी कल डॉक्टर ने जिस तरह से उसकी कंडीशन बताई थी, मुझे उस बच्ची के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तभी रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इतना ज़्यादा क्यों ध्यान दे रहे हो उस बच्ची पर? तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि वो आखिर है कौन, कहाँ से आई और उसके माँ बाप कौन है। ये सुनकर नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात को ही उसके बारे में सब पता कर लिया। वो एक अनाथ है और वो ओबराय के ट्रस्ट पर जो अनाथालय चलता है उसी की मेंबर है। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे अनाथालय में छोड़ गए थे। आज तक कोई भी फैमिली उसे अडॉप्ट करने नहीं आई। शायद भगवान ने उसे मेरे लिए छोड़ा हुआ था और अब वो मेरे पास आ गई। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम उसे खुद अडॉप्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ये सुनकर नमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं सोचने के साथ साथ पेपर भी रेडी करवा लिए हैं। तुम्हें पता है कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, तो हम दोनों मिलकर ही इस छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुमने क्या उस बच्ची से पूछा? क्या वो हम दोनों आदमियों के साथ रहने के लिए तैयार होगी? क्योंकि वो एक लड़की है और हम दोनों ही आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि अनाथालय के मैनेजर हम दोनों आदमियों को एक लड़की को अडॉप्ट करने देंगे। कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन पूरी खराब हो चुकी है। ये सुनकर अब नमन भी सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने रोहित को घूरते कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं जब वहाँ के मैनेजर से बात करने जाऊँगा तो मैं कह दूँगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये कहकर नमन हंसने लगा तो वहीं रोहित चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तो हस्बैंड बन सकता हूँ। तुम मेरी वाइफ बन जाना और फिर हम दोनों मिलकर उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे और उसे ढेर सारी खुशियाँ देंगे। ये सुनकर वो दोनों ही हंसने लगे और फिर तभी रोहित ने कहा, अभी बॉस अंदर गए हैं, क्यों ना हम तब तक उसे बच्चों से मिल लेते हैं। वैसे भी कल रात से मैंने उसे नहीं मिला हूँ, वो बहुत प्यारी है। ये सुनकर नमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, उसे मुझे दवा भी खिलाना है। चलो एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं। ये कहते हुए वो दोनों ही सीधे उसे बैकयार्ड के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन वो दोनों जैसे ही कमरे के पहुंचे, बेड की हालत देखकर वो दोनों एक पल के लिए हैरान हो गए और हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगे। तभी नमन ने हड़बड़ी के साथ कहा, वो बच्ची कहाँ चली गई? वो तो यहीं पर सो रही थी। ये देखकर वो तुरंत बेड के चारों तरफ देखने लगा, जहाँ अंतरा गायब थी।
तो वहीं रोहित ने भी घबराते हुए कहा, नमन, तुम्हें अच्छे से याद है ना, तुमने उसे यहीं पर सुलाया था? ये सुनकर नमन ने गुस्से से कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है, और कल तुमने भी तो देखा था ना, जब डॉक्टर यहाँ आए थे। वो फिर कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है उस बच्ची को लेकर, वो पहले बहुत कमज़ोर है। चलो हम उसे जल्दी से ढूंढते हैं। यह सुनकर रोहित ने भी अपना सर हिला दिया और वे दोनों ही अंतरा को ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकल गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ दानिश जब बैकयार्ड के उस बड़े अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदम रुक गए। वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगा, तभी उसके कानों में कुछ आवाज गई। उस आवाज को सुनकर दानिश के भाव पूरी तरह बदल गए और अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, यहाँ मेरे अलावा और कौन है? ये कहते हुए वो सीधे उस आवाज की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो जैसे ही उसे बैकयार्ड में पहुंचा, वहां मौजूद एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसके कदम रुक गए। इस वक्त वो छोटी बच्ची बच्चों बीच बंधे एक आदमी को अपने हाथों से पानी पिला रही थी और वो आदमी पानी जल्दबाजी के साथ पानी पिए जा रहा था। ये देखते ही दानिश के भाव गुस्से से पूरी तरह भर गए। वो जोर से चिल्लाते बोला, व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? दानिश की गुस्से भरी आवाज उस बैकयार्ड में गूंज उठी तो अंतरा, जो इस वक्त अपने हाथों से उस रस्सी से बंधे इंसान को पानी पिला रही थी, डर की वजह से उसके हाथ से वो गिलास दूसरे पल नीचे जमीन पर छूट गया और उसके छोटे से चेहरे पर पसीने आ गए। वो धीरे से उसे बंधे आदमी से बोली, क्या कोई मॉन्स्टर आया है? वहीं वो आदमी की नजर दानिश पर गई। दानिश को देखते ही वो आदमी गुस्से से बोला, हाँ ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, दिखने में छोटा है लेकिन काम राक्षस जैसे करता है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मुझे पानी पिलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हें इस पानी का कर्ज नहीं उतार सकता क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ वक्त में मरने वाला हूँ। ये सुनकर अंतरा ने मासूमियत के साथ अपना सर ना हिलाया बोली, नहीं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो मैंने आपको खाना भी नहीं खिलाया, आप बहुत भूखे हैं ना। जब मैं यहाँ आई थी तब आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आपको बहुत प्यास भी लगी थी, पर मैं आपको वापस से पानी पिलाऊंगी। ये कहकर वो नीचे गिलास के इधर उधर ढूंढने लगी और तभी उसकी नज़र एक लेदर शूज पर गई जिसे सामने ही गिलास गिरा हुआ था। अंतरा का चेहरा अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो अपने घुटनों के बल छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उस गिलास की तरफ पहुंची। लेकिन वो जैसे ही उस गिलास को अपने छोटे से हाथों से पकड़ी, उस वक्त उस लेदर शूज ने उस गिलास पर एक जोर की लात मारी और वो गिलास दूर जाकर गिर गया। ये देखते ही अंतरा जोर से चिल्लाई, मैंने कितनी मुश्किल से उस गिलास को ढूंढा था, वो फिर चेक हो गया, ये आपने ठीक नहीं किया। ये कहकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर दानिश की गुस्से भरी नजरों से मिली और दानिश को गुस्से भरी नजरों को देखते ही अंतरा एक पल के लिए सहम गई। और वहीं दानिश ने जब अंतरा को देखा तो एक सेकंड के लिए वो खामोश हो गया। तभी अंतरा तुरंत जमीन पर पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, आप कौन हो और आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? आप बहुत डरावने हो, आपने मेरे गिलास को फेंक दिया, आप बुले हो। ये कहते हुए अंतरा लगातार पीछे खिसकने लगी। वहीं दानिश जब उसकी आवाज़ सुनी तो एक सेकंड के लिए वो अपने प्रेजेंट में वापस आया। वापस आते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, हु द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइवेट एरिया में घुसने की? ये कहते हुए दानिश अब अपने तेज कदमों से सीधे अंतरा की तरफ बढ़ा और उसने झुके हुए अंतरा के छोटे छोटे पैरों को झटके के साथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसी के साथ अंतरा जोर से चिल्लाई, नहीं मुझे मत मारो। क्या करेगा दानिश अब अंतरा के साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड पर। अंतरा ने जोर से चिल्लाते कहा, नहीं मुझे मत मारो। और उसी वक्त दानिश उसकी आंखों में घूरने लगा। अंतरा की बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त डर भरा हुआ था और वो बस डरते हुए ही दानिश को देख रही थी।
दानिश उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, कौन हो तुम? अंतरा ने अपने आप को दानिश से छुड़ाते हुए डर पर लेकिन गुस्से से कहा, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, मैं अंतरा हूँ। ये सुनते ही दानिश की भौहें चढ़ गईं और अपने सामने मौजूद छोटी सी लड़की को घूरने लगा जो उसे ऐसे जवाब दे रही थी। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बहुत पछताना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने दानिश के ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उसने पाउट बनाकर बंधे हुए इंसान की तरफ देखकर बोली, काले चकल वाले अंकल, ये कौन है और ये मुझे अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं? दानिश उसे उस इंसान से बात करते देख अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और से बात करने की? अचानक से अंतरा डर गई और वो तुरंत पीछे को सरकने लगी, लेकिन दानिश ने एक बार फिर से उसके पैरों को पकड़े अपने करीब खींच लिया। अंतरा झटके के साथ दानिश के सीने से टकराई और दानिश एक सेकंड के लिए फिर से खामोश हो गया। बंधा हुआ इंसान ये सब कुछ बस देख रहा था और वो दानिश को भी काफी गौर से देख रहा था। दानिश को देखते हुए उसने अंतरा को देखा। तभी अंतरा अपने सिर को पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाते बोली, मुझे लग गई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई। ये कहकर वो अपने छोटे से सिर को सहलाने लगी। तभी दानिश उसकी ये बात सुनकर अपने होठों को पीसते हुए बोला, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उसने अपने छोटे से चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा, उसके छोटे से चेहरे को, और उसके सिर की तरफ ध्यान से देखने लगा। वहां कोई चोट नहीं थी, जिसे देखकर दानिश ने अंतरा को गुस्से भरी नजरों से घूर कर बोला, यू आर रियली ड्रामेटिक। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया। वो गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी जगह से उठते बोली, आप बोले हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कह उसने दानिश से ऐसे मुंह फुला लिया जैसे कि वो दानिश को बहुत पहले से जानती हो और उसकी ऐसे मुंह फुलाने से दानिश उसे मनाएगा, लेकिन दानिश उसे खड़ा होकर घूरने लगा। अंतरा अपनी तिरछी नजरों से दानिश को देखकर बोली, अब जब तक आप मुझे आइसक्रीम नहीं देंगे ना, तब तक मैं अंतरा आपसे बात नहीं करेगी। ये सुनकर ही दानिश की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम किसको ऑर्डर दे रही हो? अंतरा ने भी मुंह फुलाकर कहा, मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी जब तक कि आप मुझे आइसक्रीम लाकर नहीं देंगे। ये सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, आर यू मैड? तुम क्या एक एबनॉर्मल चाइल्ड हो? अंतरा का ये बात समझ नहीं आई। उसने कंफ्यूज में अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। ये देख दानिश ने अब अपनी भौहें सिकुड़ते बोला, आई न्यू इट, बट तुम्हें ऐसे बाहर क्यों छोड़ा गया है? तुम्हें इस वक्त मेंटल असाइनमेंट में या हॉस्पिटल में होना चाहिए। अंतरा को फिर से कुछ समझ नहीं आया। उसने वापस से मासूमियत के साथ कहा, ओके, आप मुझे वहां लेकर चलिए, पर आइसक्रीम दे दो। ये सुनकर दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट समझती हो? जब से मेरे सामने आई हो तब से मुझे ऑर्डर दिए जा रही हो। ये सुनकर अंतरा ने अपने छोटे छोटे हाथों को कमर पर रख दिया और दानिश की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मैंने आपसे आइसक्रीम मांगी, आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दिया, ऊपर से मेरे सिर में चोट भी लगा दिया और अब आप मुझे ही डांट रहे हैं। आप बहुत बुरे हो, गंदे हो। अब अंतरा आपसे बात नहीं करेगी। ये कह उसने फिर से मुंह फेर लिया। दानिश उसे अब खामोशी से देखने लगा। उसने कुछ सेकंड तक कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन तभी अंतरा ने अपने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से दानिश के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वो गुस्से से बोला, मुझे शोर पसंद नहीं है, सो जस्ट शट अप। लेकिन अंतरा उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करती है और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोली, अंतरा को भूख लगी है, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए। दानिश उसके चिल्लाने से आगे बढ़ा और उसे बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, शट अप, अगर तुमने एक बार भी आवाज निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अंतरा दानिश को एक सेकंड के लिए देखने लगी और दूसरे पर वापस से दानिश के मुंह पर चिल्लाते बोली, अगर आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दी ना तो मैं आपको पंच कर दूंगी। ये सुनते दानिश के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए और अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूमने लगा। एक छोटी बच्ची उसकी पंच करने की बात कर रही थी।
अंतरा ने अपने छोटे से हाथ को पंच भी बना लिया और उसे दानिश को दिखाने लगी। उसने कहा, आपको पता है मैं पंच जब से मैं अपने आश्रम में सब बच्चों को दिखाती हूँ ना तो सब मुझसे बहुत डर जाते हैं, आप भी डरो मुझसे। यह कह वो अपने पंच को इधर से उधर घुमाने लगी और दानिश को डराने लगी। लेकिन दानिश उसकी बेवकूफियों को कुछ सेकंड तक देखता रहा और आखिर में वो उसके छोटे से पंच को अपने बड़े से हाथ में पकड़ लिया। अंतरा का हाथ उसके बड़े से हाथ में कहीं गायब हो गया और दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, यू नो वॉट, यू आर अ सिली। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, पर मैं तो आपको डरा रही थी, आपको डरना चाहिए था ना मुझे, प्लीज डलिए और मेरा हाथ छोड़िए। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन दानिश ने उसके छोटे से हाथों को नहीं छोड़ा और वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। तभी अंतरा गुस्से से चिल्लाते बोली, मेरा हाथ छोड़िए, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं। ये कहते हुए उसने कुछ सोचा और वो आगे बढ़ी और उसने छोटे छोटे दांतों से दानिश के हाथों पर बाइट कर लिया। ये देखते ही दानिश के चेहरे पे पूरी तरह सख्त हो गया और उसने अंतरा के छोटे से चेहरे को पीछे से पकड़ अपने हाथों से दूर करते हुए गुस्से से बोला, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानिश ओबरॉय को बाइट करने की। अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, आपने भी तो मेरे हाथ को पकड़ा रखा है, इसलिए तो जब तक आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे मैं आपको इसी तरह काटूंगी। ये कहकर वो वापस अपने दांतों को इधर से उधर चलाने लगी, लेकिन दानिश ने आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, किस पागल खाने से आई हो तुम, और तुम यहाँ आने की परमिशन किसने दी। ये कह वो गुस्से से आवाज लगाते हुए बोला, रोहित अंकल, नमन अंकल, आप दोनों यहाँ कहाँ हैं। लेकिन तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तो अपने दोस्त के घर जा रही थी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, पर जब मैं कल जागी तो मुझे भूख लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, और जब मैं यहाँ आई तो मैं काले शक्ल वाले इंसान अंकल पानी के लिए चिल्ला रहे थे, मैं उनको पानी पिलाने लगी, पर आपने मुझे डांट दिया जिससे मैं उन्हें पानी नहीं पिला पाई, और फिर आपने मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिया, आप बहुत बुरे हो। ये कह अंतरा ने अपना मुंह फुला लिया तो वहीं अंतरा के मुंह से फिर से अपने लिए खाली शक्ल वाले अंकल सुनकर उस आदमी की भौहें चढ़ गई। वो गुस्से से अंतरा को घूरने लगा, लेकिन दानिश उसे काफी गौर से देख रहा था और वो उसकी ये सारी बातें सुनकर कुछ सोच कर बोला, तुम अपने किस दोस्त के घर जा रही थी। ये सुनते ही अंतरा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ। दानिश ने दांत पीस कर कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त का नाम पूछा है ना, तुम क्या करती हो उसके साथ, ना कि ये पूछा। अंतरा का मुंह बन गया। उसने दानिश को टुकुर टुकुर देखते हुए चिढ़कर कहा, खलूच कहेंगे। दानिश अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे आगे तब बोल रही हो, वरना कोई मेरे आगे इस तरह नहीं बोलता है और न ही मुझे ऐसे उलट जवाब देता है, और अब अगर तुमने बोलती बंद नहीं की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। दानिश के धमकाने से भी अंतरा को फर्क नहीं पड़ा। उसने मुंह बनाकर कहा, मैंने उसके साथ डांस किया, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसे किटी कैट से भी बचाया, पर उसके डैडी ने मुझे डांटा और मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, इसलिए मैं उसके पीछे उसके घर जाने लगी, पर फिर पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई। ये कहते हुए अपना सिर खुचाने लगी तो वही दानिश उसकी ये सारी बातें सुनकर अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, मैंने तुमसे ये डिटेल नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम किस दोस्त के घर जा रही थी, अपना नाम बताओ मुझे। ये सुनकर अंतरा ने गुस्से से कहा, मेरा नाम भूल गई, मैं उसका नाम भूल गई। ये सुनते ही दानिश अब उसे घूर कर देखने लगा और बोला, व्हाट, क्या तुम उसका नाम भूल गई। अंतरा ने मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं उसका नाम भूल गई, पर मैंने उसके साथ जो किया वो सब मुझे याद है, पर नाम नहीं याद आ रहा। ये कहकर वो अपने छोटी सी उंगली को अपने दिमाग पर रख ली और सोचने की एक्टिंग करने लगी। वो वहीं दानिश उसे गौर से देखने लगा और आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, शी इज रियली सिली गर्ल। ये कहकर वो वापस गुस्से से चिल्लाया, रोहित अंकल, क्या आप दोनों बाहर हैं। और फिर उसी वक्त नमन और रोहित दोनों ही हड़बड़ी के साथ अंदर आते बोले, जी सर, हम बाहर ही थे,
क्या हुआ, कुछ जरूरत है आपको? लेकिन ये कहते कहते जैसे ही नमन और रोहित ने नजरें अंतरा पर पड़ी, उस वक्त दानिश के पास खड़ी थी। अंतरा को देखते वो दोनों हैरान हो गए। नमन ने तुरंत घबराते हुए कहा, ओ नो, ये बच्ची यहाँ पर है और हम इसे पूरे विला में ढूंढ रहे हैं। तभी रोहित ने भी डरते हुए कहा, पर ये दानिशर के पास क्या करी है? क्या आपने कल दानिशर को बताया था कि आप उसे यहाँ लेकर आए हैं? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से हमें इसे यहाँ से ले आना होगा। ये सुनकर नमन ने तुरंत दानिश को देखा, लेकिन दानिश के एक्सप्रेशन खराब थे और वो बस गुस्से से नमन और रोहित को ही देख रहा था। तभी नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर, वो एक्चुअली। तभी दानिश उसकी बात बीच में ही रोकते बोला, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे इतना बताइए कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई और मेरे विला में क्या कर रही है। ये सुनते ही नमन चुप हो गया और वो रोहित को देखने लगा। रोहित ने तुरंत अपना नाम में सिर हिला दिया और वो अपने कदम पीछे ले लिए। ये देखकर नमन ने दांत पीस कर कहा, हमेशा सही वक्त पर तुम मेरा साथ छोड़ते हो। ये सुनकर रोहित ने मुंह बना लिया तो नमन ने आखिर में गहरी सांस ली और बोला, वो दानिश सर, कल जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था उसे कार से ही ये बच्ची टकराई थी। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं इसे अपने घर नहीं ले जा पाया और यही विला में ही लेकर आ गया। ये सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन बदल गई और वो अपनी सख्त निगाहों से अंतरा को देखने लगा। अंतरा मुंह फुलाकर टुकुर टुकुर चारों तरफ ही देख रही थी। वहाँ क्या चल रहा था उसके कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दानिश उसे गौर से देखकर नमन से गुस्से से बोला, क्या आपने इसके बारे में मुझे कल बताया? क्या आपको पता भी है कि पागल लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये सुनते ही नमन ने अब उस आदमी को देखा। उस आदमी को देखते ही नमन डर गया और वो तुरंत अंतरा की तरफ आते बोला, ओ नो, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ अंदर चली आएगी। मुझे माफ कर दीजिए दानिश सर, मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ और इसे अब कभी आपकी नजरों के सामने भी नहीं आने दूंगा। ये कहकर नमन तुरंत अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन नमन की गोद में आती अंतरा ने कसमसाते हुए कहा, अंकल आप कौन है? पर क्या आप मुझे आइसक्रीम देंगे? अगर आप मुझे आइसक्रीम देंगे तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते ही नमन ने तुरंत जल्दबाजी के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं आपको आइसक्रीम की दुकान दिला दूंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो। ये कहकर वो अंतरा को लेकर जाने लगा, लेकिन अंतरा जब वहां से जा रही थी तो दानिश की तरफ मुड़ी और दानिश को देखकर वो अपना छोटा सा जीव अंदर बाहर निकालने लगी और अपने दोनों हाथों को अजीब तरह से बनाते हुए दानिश को चिढ़ाने लगी। दानिश ने उसकी हरकत देखकर हाथों की मुट्ठियां बना ली और बोला, यू सिली गर्ल, आई विल। लेकिन अंतरा खिलखिलाकर हंसने लगी और दानिश को चिढ़ाते हुए उसे देखने लगी। वो वही नमन अब उसे हंसते देखा तो वो और ज्यादा घबरा गए और जल्दबाजी के साथ उसे लेकर वहां से बाहर निकल गए। लेकिन उसके बाहर जाते वहां मौजूद वो आदमी गुस्से से दानिश को देखकर बोला, बहुत सही टाइम पर आ गए तुम, वरना तुम उस बच्ची को आज मुझसे बचा नहीं पाते। आज वो मेरा शिकार बन जाती। ये सुनते ही दानिश गुस्से से आगे बढ़ा और उसने एक जोर की लात उस आदमी के मुंह पर मारी। उसके लात पड़ते ही वो आदमी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। दानिश ने सर्द आवाज में गुस्से से कहा, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मौत से पहले ही मौत आ जाएगी। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से दानिश को कूटने लगा तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा के मुंह फुलाते हुए नमन से कहा, अंकल, अंदर जो थे ना वो बहुत बुरे थे, वो गंदे थे, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे डांट दिया, मेरे सिर पर चोट भी लग गई, पर उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं दिया। ये कहकर अंतरा ने अपने छोटे से होठों का पाउट बनाया और वहीं उनकी ये सुनकर रोहित ने जल्दबाजी के साथ कहा, बेटा प्लीज, वो हमारे सर हैं, आप उन्हें गलती से भी ऐसे शब्द मत बोलिए, वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये सुनकर अंतरा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बोलूंगी, वो बुले हैं, वो गंदे हैं। ये सुनते ही अब नमन और रोहित दोनों ही हैरान हो गए और हैरानी से अंतरा को देखने लगे। क्या होगा इस मुलाकात का अंजाम? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, आप लाइक तो करते नहीं है ना, सब्सक्राइब भी कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, तो लाइक करेंगे ना।
जितने जल्दी जल्दी लाइक करेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं एपिसोड्स डालूंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी एपिसोड्स चाहते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।